यहाँ के स्थानिक लोग शिवलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, कन्हैया बाबा कहते हैं। कन्हैया बाबा, मतलब कन्हैया बाबा के नाम से इस स्थल जो है प्रसिद्ध है। अच्छा, जो आपने देवधा नगरी से इस स्थली को जोड़ा है, इस गांव को जोड़ा है, तो उसके प्रमाण क्या देते हो? मतलब अभी तो यहाँ पर से मिले हुए जो प्रमाण है, चाहे वे मौर्य काल के हो या फिर बाद के समय के हो, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा लेख हो जिससे साबित हो सके कि यहाँ पर ये जो स्थली है ये देवधा है या नहीं। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिले के बनारसिया कला यहाँ पर स्थित पुरातात्विक स्थली की जानकारी लेने वाले हैं, जिसे भगवान बुद्ध के ननिहाल देवधा नगरी से जोड़ा गया है। यहाँ पर मौजूद पुरातात्विक स्थली का हाल ही में उत्खनन किया गया है, ताकि इस स्थली को आधिकारिक तौर पर कोलियों से जोड़ा जा सके। वर्तमान में यहाँ कई चरणों में उत्खनन किया गया है, जिसमें मौर्य, कुषाण और गुप्तों के समय के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल नौतनवा से 25 किलोमीटर की दूरी पर और महाराजगंज से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिले के नौतनवा नाम के तहसील के, देखिए, बनारसिया कला एवं खुर्द जिसे कहा जाता है, या फिर इसे यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो माता है उनका जो मैका है, या फिर भगवान बुद्ध का जो ननिहाल है जिसको हम देवधा कहते हैं, तो इसे देवधा नगरी से जोड़ा जाता है। और हमारे साथ देवधा यहाँ की जो विकास समिति है उनके जो सदस्य हैं मान्यवर, वे हमारे साथ हैं, और इस पुरातात्विक स्थली की जो है वे हम जानकारी लेने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप मेरे पीछे बोर्ड देख पा रहे हो, यहाँ पर क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई गोरखपुर उत्तर प्रदेश, इनके माध्यम से ये बोर्ड लगाया गया, और इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर इस क्षेत्र की जो है जानकारी जो है वे दी गई है। और हमारे पीछे जो एक बड़ा टीला आपको दिखाई दे रहा है, जो कि कुषाण कालीन बताया गया इस बोर्ड के अंदर, और इसे स्तूप बताया गया। तो इसके हम जानकारी लेने वाले, यहाँ पर कौन से प्रमाण मिले हैं जिसके वजह से ये जो क्षेत्र है या फिर ये जो नगरी है, इस नगरी को देवधा नगरी बताते हैं। तो आते समय हमने देखा यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक जो टीले हैं वे हैं, यहाँ पर उत्खनन भी चल रहा है और कुछ विकास कार्य भी हुआ है। तो यहाँ पर के ये जो समिति है, इस समिति के अध्यक्ष जितेंद्र राव जी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे, सर बताइएगा इस क्षेत्र के बारे में, और इस क्षेत्र को कब से आप लोग जो है देवधा नगरी के नाम से जानते हो, या फिर इसकी पहचान कैसे की गई? पहले सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम सभी बौद्ध धर्म अनुयायियों को, बौद्ध धर्म अवलंबियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सन 1992 में ये केंद्रीय आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पटना इकाई के द्वारा, जिनके अध्यक्ष थे लालचंद सिंह जी, डॉक्टर लालचंद जी के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। ये अपने आप में जो पीछे स्तूप दिख रहा है, ये जुड़वा स्तूप है। इसका जब उत्खनन हुआ, खुदाई हुआ, तो उन्होंने अपने सर्वे में बताया है, लिखा है डॉक्टर लालचंद जी ने, कि ये इसके स्तूप के उत्तरी भाग में जला हुआ राख और कोयला मिला है। तो इससे साबित होता है कि ये बुद्ध काल का ही है, और सुंग काल में इसको जलाया गया है।
शुंग काल में स्तूपों को और बौद्ध स्थलों को जलाते थे सब। तो इससे ये साबित होता है कि ये शुंग काल से पहले का है स्तूप। और उन्होंने ही साबित किया, जो मिला है वो मृदभांड या पुरातात्विक अवशेष जो भी मिले उसको पटना के लिए वो लेके चले गए। बाकी तो इसमें और रखे हुए हैं, अस्थि भी है, तो वो सब रखा हुआ है। और उन्होंने ये भी लिखा था कि इसकी दीवारें जर्जर हो गई हैं, अगर 5-6 साल में इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया तो ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ये स्तूप गिर जाएगा। तो उसी क्रम में हमारे कुछ साथियों ने, पूज्य भंते जी, बुद्धमित्र भंते जी थे कुशीनगर के, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया। उसके क्रम में इसका कुछ जीर्णोद्धार किया गया था, संरक्षण किया गया था। अब वो इसको हम लोग 2018 में हमारी समिति यहाँ तो 2010 से ही परमानेंट सम्मेलन, आंदोलन और कार्यक्रम करते कराते इस दुनिया को मानस पटल पे लाया गया कि ये बौद्ध स्थल है, भगवान बुद्ध का नन्हाल है और माता महामाया का जन्म स्थल है। अभी जो उत्खनन का कार्य हो रहा है उसको हम लोग राजमहल कहते हैं, महाराज अंजन का जो राजमहल है ये सब यहाँ विद्यमान है, लेकिन सब जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। तो उसी के विकास में क्रम में जब हम लोग 2018 में नई विकास हो रहा था तो आंदोलन किए। आंदोलन में 4 दिवसीय आंदोलन चला और जो इस समय मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी, उस समय तत्कालीन सांसद थे, तो उन्होंने आकर के हम लोगों को आश्वासन दिया, आंदोलन खत्म कराया और वो लोकसभा में दिल्ली में देवोदय के दर्द को दहाड़ा बताया। तो उसी समय से यहाँ का विकास का बहुत तेज़ी से कार्य शुरू हो गया है। यहाँ पे 3 करोड़ का काम अभी आपने देखा है कि अतिथगृह, विपश्यना हॉल और पथवे और गेट बन करके तैयार हो गया है। सर, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, यहाँ पर जो आपने देवधा नगरी से इस तली को जोड़ा है, इस गांव को जोड़ा है, तो उसके प्रमाण क्या देते हो? मतलब जैसे वैनसोंग या फिर फाहियान या फिर जो प्राचीन काल में यात्री आए थे उनके प्रमाण देते हो, या फिर यहाँ पर कोई पास में कोई नदी है, या फिर ऐसा कोई जो अंतर यहाँ पर से कपिलवस्तु की, आज जो कपिलवस्तु हमारे भारत देश की जो पिपरवा है वहाँ से जो यहाँ तक का अंतर है, क्या उन यात्रियों द्वारा जो वर्णन किया गया है वो इससे मेल खाता है, या फिर लुम्बिनी यहाँ से जो है लुम्बिनी का अंतर और ये अंतर क्या वो मेल खाता है? क्या उसके पुरातात्विक जो साक्ष्य क्या वो आप इससे जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्वेश्चन किया है कि किस आधार पे हम लोग कहते हैं। तो ह्वेंसांग फाहियान का जो किताब छपा है यात्रा विवरण, उस यात्रा वृत्तांत के हिसाब से, दिशा और दूरी के हिसाब से यहाँ से ठीक पश्चिम पड़ता है कपिलवस्तु। कितना लिया कपिलवस्तु? यहाँ से वो 5 योजन उन्होंने कहा है, और 5 योजन का यहाँ से ठीक पश्चिम लगभग 45 किलोमीटर के आसपास पड़ता है कपिलवस्तु। और उसके ठीक पूरब भी हमारा देवोदय है। इसके ठीक पूरब यहाँ से 12 किलोमीटर पे रामग्राम स्थित मिलेगा। तो जो उत्तरा पथ था इधर से ही होकर के आपको राजगिरी गया था। राजगिरी से जो निकला था उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ, 2 पथ था। उस उत्तरा पथ पे ही ये सब पड़ता है। यहाँ से कुशीनगर से वैशाली से आप राजगिरी तक वैशाली होते हुए राजगिरी जाते हैं। वैशाली, और जो गोरखपुर से जो रास्ता गया नहीं, वो नया मार्ग है, लेकिन जो मुख्य मार्ग था, बुद्धकालीन मार्ग था, वो उत्तरा पथ जो था वो इधर से होके जाता था। और जो देवधा नगरी के पास में भी नदी थी। जी तो देवदा नगरी में नदी के प्रमाण। हाँ, तो वो भी आपको बताना चाहते हैं कि देवदा नगरी जो रोहिणी नदी के तट पे बसा हुआ था। रोहिणी नदी के पश्चिम शाक्य वंशज थे कपिलवस्तु के लोग, और रोहिणी नदी के पूरब देवदा वंश के लोग थे। आज की तारीख में रोहिणी नदी, पहले आपके जिधर से आप आए हैं वहाँ 2-3 नाला पड़ा है, वो रास्ता बदलते बदलते आज की तारीख में इसके पूरब हो गया है। आज की तारीख में इस स्थल से पूरब होके बह रहा है। अभी थोड़े दूरी पर है, रोहिणी नदी है वो। हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब है। तो ये रोहिणी नदी के तट पे ही है एक तरह से। तो रास्ता, नदियाँ बदलती रहती हैं। तो जो मुख्य रास्ता पहले मुख्य इससे पश्चिम ही था, तो ये पश्चिम से न बह करके आज की तारीख में रास्ता बदलते 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 यहाँ से 3-4 किलोमीटर पूरब से बह रहा रास्ता। और इस क्षेत्र में जैसे वर्णन किया है, कोल, जहाँ पे कोलिया रहते थे वहाँ पे कोल जी। ये है
मतलब पेड़ जो है पेड़, पेड़ हाँ। होते हैं। तो कोल का मतलब है जामुन, हम्म, जिसे आज भी वो जामुन का क्षेत्र इसको कहा जाता है। इधर इधर जाएंगे तो थोड़ा दलदली इलाका पड़ेगा। जो रामग्राम वाला इलाका था वो कोल वृक्ष था। और जामुन औषधि है, एक बहुत आयुर्वेदिक बहुत बड़ी औषधि है। उसको खा करके आज भी शुगर और पेट का साफ करते हैं लोग। वो बहुत बड़ी औषधि है जामुन, स्किन में काम करता है। तो वो उस समय जामुन का ये सब इलाका था। और जो शाक्यवंशी थे वहाँ साखू का, अभी जब आप इधर रामग्राम की तरफ जाएंगे जंगल में तो वहाँ साखू का पेड़ बहुत सीधा सीधा बहुत लंबा लंबा, उसको साल वृक्ष है। तो वो इधर पश्चिम की तरफ पड़ता था और पूरब की तरफ जो जामुन वाला कोल वाला वृक्ष पड़ता था तो इसीलिए इधर के लोग कोली गणराज कहते थे, कोली वंशी कहते थे, कोली साम्राज्य के लोग थे। और उधर शाक्य वंश के लोग रहते कोई थे। ऐसे बड़े भवन के अवशेष मिले यहाँ पे? साक्ष्य के रूप में आपने जो अभी पूछा है, तो जो उत्खनन कार्य हो रहा है उस पे बड़े पैमाने पे भवन का मिल रहा है, स्ट्रक्चर मिल और रहा है। ये जो स्तूप और ये जो स्तूप है 2092 में जो 1992 में जो उत्खनन हुआ था, उस समय इसका भी स्ट्रक्चर जो मिला है वो बहुत पुराना मिला है और बुद्धकालीन का ही। अब ये जो नेपाल के लोग जो है वहाँ पर भी उन्होंने देवदा म्यूनसिपालिटी जो है उनकी, या फिर देवदा नगर पालिका उन्होंने स्थापित की है। और उनका भी जो रामग्राम का स्तूप जो है वहाँ का उन्होंने ऑफिशियली जापानीज जो वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट है उनको बुलाकर उसका सर्वेक्षण किया है। तो वहाँ पर ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी की ईंटें मिली है। तो यहाँ पे ऐसा जो आप बुद्ध के समय पे जा रहे हो, इसको देवदा को जोड़ रहे हो, तो उस समय पर के यहाँ पर कुछ प्रमाण मिले हैं? ये कुषाण काल ये कुषाण काल नहीं है। ये जो स्तूप है इसमें तो कुषाण काल ये जो उत्खनन कार्य में होगा है वो कुषाण काल का है। जो अभी उत्खनन कार्य हो रहा है इसमें 3 वर्ष से हो रहा है। और ये पूरा 88 एकड़ इलाका जहाँ भी आप चले जाते बहुत सुंदर सुसज्जित नगर था। और 1 किलोमीटर में एक रस्सी आप बांध देते तो उसी रस्सी के नीचे वो कुआं समझ रहे होंगे, कुआं लगभग कुछ ऐसा प्रमाण मिला है, कुछ ऐसा शिल्प मिला है जिससे साबित हो सके कि बाबा ये है कि, या कुछ ऐसा लेख मिला है देवदा के बारे में? ऐसा कुछ मिला है प्रमाण? अभी प्रमाण नहीं मिल पाया है। वही प्रमाण लेने के लिए उत्खनन का कार्य जारी है। और हाँ, अभी एक इससे पूरब साइड में एक शिलालेख है, तो अभी वो वहाँ तक पुरातत्व के लोग नहीं पहुँच पाए, देखे नहीं हैं और उसको देख करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। गया भी है तो वो साक्ष्य बहुत सारा दिखता है। जब हुएंग सांग फाहियान आए थे उस समय उन्होंने कहा था कि देवदा में भी जो स्तूप है, रामग्राम में जो स्तूप है वो बहुत ऊंचा है, विशाल है। और उसके बगल में एक तालाब है, सुंदर तालाब, यहाँ जिसके नाम से देवदा पड़ा। उस सबसे बड़ा साक्ष्य, प्राकृतिक साक्ष्य आपको दिखेगा कि ये यू के आकार के आगे चल करके ये जो दिख रहा है वो उस पर निर्माण कार्य हो रहा है। 5 करोड़ का पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। और जो दिख रहा है उसके उस तरफ भी तालाब है, पोखरा पूर्व पश्चिम का, उसके इस तरफ भी है। और देखिए जहाँ सम्राट अशोक ने अभी जहाँ पर हम जितने भी पुरातात्विक स्थल देश में देखे, जहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़े ऐसे स्थान है, मानिए जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, या फिर भगवान बुद्ध का अगर ननिहाल है, या फिर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो, या फिर ज्ञान प्राप्ति वाला धम्मचक्र प्रवर्तन वाला स्थल, वहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने स्तंभ गड़वाए, या फिर वहाँ पर ऐसे बड़े स्तूप होते हैं तो छोटे छोटे ओटियो स्तूप होते इर्द गिर्द इसके, अनेकों हजारों की संख्या में। तो और विहार भी होते हैं। तो यहाँ पर एक ही स्तूप जो है अब कुषाण काल का प्रमाण मिल रहा है। तो इतना अगर उत्खनन हो रहा है, या फिर आप इस क्षेत्र को मानते हो, तो ऐसा कुछ मिला है? अभी ये आपके ही द्वारा पुष्टि हो जाएगा कि आपने कहा कि जगह जगह स्तूप, कई स्तूप मिलता है। तो जहाँ हम लोग खड़े हैं, पक्के ईंटों के जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये पक्के ईंट का बड़ा स्तूप है। जब गांव से आप बाहर हुए हैं वहाँ बुढ़िया माता मंदिर बताते हैं, बुढ़िया माता के नाम से वो मशहूर है। तो बुढ़िया माता जो माता सुलक्षणा थी, जो भगवान बुद्ध की नानी थी, उनके नाम से वो मशहूर है। और वो भी विशाल स्तूप है, ये पक्के ईंट का स्तूप है। यहाँ से ठीक पश्चिम वो दिखेगा, अभी छोटा स्तूप है। 3 स्तूप जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है जी। तो यहाँ पर देखिए, ये आप टीला देख पा रहे हो, ये लगभग यहाँ से आपको 15 फीट इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है। और इसका जो व्यास आप देख पा रहे हो, लगभग इसका 100 फीट का सर्कुलर व्यास दिखाई दे रहा है इस स्तूप का। और यहाँ पर इसके अंदर आपको
ईंटें जो है वो टूटी हालत में दिखाई देगी। ये ईंटें जो है पूर्ण अवस्था में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रॉपर एक्सकवेशन किया जाता। अगर ये स्तूप है या फिर ये देखिए सर्कुलर होता है और उसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा ढह गया है। ये पूरा जो है आप देख सकते हो इर्द गिर्द बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये पक्की ईंटें आप देख पा रहे हो। तो ये ढांचा है इस स्मारक का या फिर इस स्तूप का जो ढांचा है वो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये जो ईंटें हैं, ईंटें टूटी हुई हालत में दिखाई दे रही है। ईंटें जो है ये पूर्ण अवस्था में नहीं दिखाई दे रही। और ऊपर से देखें यहाँ पर ये खेतों के बीचों बीच में है। और ऐसा जो स्तूप है यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन में देखने को मिलता है। इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा टीला है जिसे स्तूप माना गया है। और सामने भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक छोटा टीला है। शायद से ये दोनों को स्तूप मानते हैं या फिर इसे ट्विन स्तूपा जो है वे कहा गया है। और जैसे अभी हमने उनसे जानकारी ली इस स्थली के बारे में या फिर यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है देवदा नगरी से जोड़े जाते हैं, तो वे मिलते जुलते हैं क्या जो प्राचीन काल में वेनसोंग और फाइयान इनके द्वारा वर्णित किए गए थे। अभी तो यहाँ पर से मिले हुए जो प्रमाण हैं, चाहे वे मौर्य काल के हो या फिर बाद के समय के हो, यहाँ पर कोई ऐसा लेख हो जिससे साबित हो सके कि यहाँ पर ये जो स्थली है ये देवदा है या नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर से आपको एक बड़ा जो खनन कार्य जो है वो वहाँ पर चल रहा है, जिससे यहाँ पर महाराजा का उसे जो भवन है वे कहते हैं। देखें यहाँ पर वहाँ से स्टेट आर्कियोलॉजी द्वारा भी फिलहाल उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें से कई प्रकार के छोटे मोटे यहाँ पर मृदभांड मिले हैं कई प्रकार के। और वो जो है वहाँ पर बस्ती थी प्राचीन काल में, तो उस बस्ती के जो प्रमाण है वो मिले हैं। और यहाँ पर इसे स्तूप जो है वो डिक्लेयर किया गया। और स्तूप का जो स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक सामने जो है नहीं आ पाया या फिर इसे रिपेयर नहीं किया गया। जैसे हमने देखे देश भर में के स्तूप जो है वो रिपेयर किए गए, लेकिन इस स्तूप को जो है वे ऐसे ही छोड़ा गया। इसकी जो रिपेयरिंग जो है वे नहीं की गई या फिर इसकी जो मरम्मत है वे नहीं की गई। तो हम पूछेंगे इस स्तूप की जो मरम्मत है वे क्यों नहीं की गई। सर, स्तूप जो है तो इसका मरम्मत क्यों नहीं हुआ स्तूप का? इसका मरम्मत एक बार हुआ था, खाली एक बार, लेकिन हम लोग मांग की है इसको पक्का स्तूप बनवाने के लिए। शायद अभी संभव नहीं है कि पर्यटन विभाग ने पैसा एक बार भेजा है, फाइनल किया है कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए और परिक्रमा पथ बनाया जाए। इसका ये मांग हम लोग किए हैं, 3 मांग किए थे कि पहले इसका जीर्णोद्धार किया जाए, फिर इसका परिक्रमा पथ बनाया जाए। अंदर में तो खुदाई हुई है उसके। हाँ, ये पूरा खुदाई हुआ था अंदर में। हाँ, आप ये देखिए स्ट्रक्चर ये है, लेकिन ऊपर जो वही ऊपर क्या मिला था अंदर में से? उनमें अस्थि मंजूषा मिला था जो जिसमें रखा जाता है, तो ही पटना इकाई में चला गया। क्या और रिलिक स्पॉट मिला था? मिला था, बहुत सारे अवशेष मिले थे, सिक्के मिले थे, मूर्ति भी मिला था, बहुत सारा चीज मिला था। उसे साबित हुआ है उन्होंने अस्थि मंजूषा जो 1992 में ही ये साबित है कि ये स्तूप है। अभी हम यहाँ के दूसरे पुरातात्विक स्थली की ओर जा रहे हैं, जो धर्मोली यहाँ के संरक्षित वन में स्थित है, जिसे रामग्राम होने का दावा यहाँ के समिति द्वारा किया गया है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। उस समय विभाजित अस्थियों का एक हिस्सा रामग्राम के कोलियों को भी मिला था, जिस पर उन्होंने स्तूप निर्माण किया था। धर्मोली यहाँ के इस पुरातात्विक स्थली तक आने हेतु काफ़ी छोटे रास्ते और कच्चे रास्ते से आना पड़ता है। ये वही स्तूप है जहाँ जब कुशीनारा में भगवान बुद्ध के निर्माण के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद 1/8 भाग में ब्राह्मण दोंड ने वितरित किया था। तो उस समय एक भाग रामग्राम के कोलियों को मिला था। रामग्राम के कोलियों ने विशाल और सुंदर स्तूप बनाया। उस सुंदर स्तूप पर जब सम्राट अशोक आए, जब वो बुद्धिस्ट हुए, अशोक महान बने, तो उन्होंने 8 स्तूप से खुदाई करा करके वो 84,000 स्तूप बनाने का एक योजना बनाए थे। तो जब 7 स्तूप उन्होंने खुदाई करा लिया था, 8वां स्तूप ये है जो रामग्राम का है, कोलियों के रामग्राम का। जी, हमें ये बताइएगा इसको किस आधार पर आपने यहाँ पर ये जो भगवान बुद्ध का 8वां स्तूप है ऐसा प्रमाणित किया है? आधार क्या मिले
इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपने लेख में बताया है। जैसे अपने पूर्व डीजीपी साहब विजय कुमार साहब ने अपने एक लेख में उन्होंने एक पुस्तक लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये रामग्राम है। लेकिन उन्होंने क्या प्रमाण दिए इसके? वो प्रमाण के साथ लिखा है उन्होंने। बहुत सारे दिशा दूरी जो ह्वेंसांग फाहियान के यात्रा वर्णन का वृत्तांत का उन्होंने लिया है कि जो कुशीनगर और वो लुम्बिनी से जब ह्वेंसांग फाहियान चले थे तो उन्होंने दिशा दूरी बताया था, कितनी दूरी पर रामग्राम है और इतनी दूरी पर देवदह है, और ये पूरब की दिशा में है। लुम्बिनी से कपिलवस्तु से पूरब की दिशा में है। ये जो स्थली है ये पहली बार कब सामने आई थी सर? ये आने के लिए तो बहुत समय से आया, लेकिन जब यहाँ पर विजय कुमार साहब यहाँ तत्कालीन एसपी हुआ करते थे 1997 में 1997 में वो थे। तो 1997 में प्रकाश में आया कि ये बौद्ध स्थली है। वो जब यहाँ एसपी थे तत्कालीन, तो पूरे जनपद में जहाँ भी बौद्ध स्थल दिखे, जहाँ ऐसा पूरा अवशेष मिला, पुरातात्विक स्थल जहाँ भी दिखा, वो पूरे जनपद के कोने कोने से मंगाया। इसका सर्वेक्षण किया गया? हाँ, इसका उन्होंने सर्वेक्षण भी किया और उन्होंने थोड़ा मोड़ा उत्खनन भी कराया है। कब कराया था सर्वेक्षण? 97 में ही कराया था। तो 97 में ही ये प्रकाश में आया था। इसके साथ साथ वो लिखे हैं डॉक्टर अग्नेलाल जी। डॉक्टर अग्नेलाल जी ने उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल नामक एक पुस्तक है उनका। उन्होंने ही ह्वेंसांग और फाहियान का यात्रा विवरण के ही माध्यम से उन्होंने इसको रामग्राम का अभी ये क्षेत्र कितने इसमें फैला हुआ है? अभी तो यहाँ ये जो स्तूप बोल ये 4 एकड़ के लगभग में है अभी वर्तमान में। और इस स्तूप के पास जो आपने साक्ष्य के बारे में बताया है, तो जब ह्वेंसांग फाहियान यहाँ आए थे तो उन्होंने सबसे पहले बिहार देखा था। बिहार के बाद स्तूप देखा, स्तूप और बिहार दोनों दिखा। उस स्तूप के पास उन्होंने पुष्करणी देखा, पोखरा, तालाब देखा। ये 3 चीज, ये साक्ष्य प्रमाण है। आज मतलब जमीन के ऊपर दिख रहा है। बिहार के अवशेष कहाँ पे? ये तो स्तूप, ये स्तूप है, बिहार का अवशेष ये सब है। अच्छा, ये सब बिहार का अवशेष है। अभी उसका उत्खनन होना बाकी है। अभी उसको तो इन साल से शुरू हुआ है। और ये अभी जो उत्खनन हो रहा है, और विद्वानों का यहाँ के जो जितने भी विद्वान हैं सबका मत एक है इस रामग्राम के। अभी जो उत्खनन कराए थे 1997 में, तो ये जो ईंटें निकली है, तो ये ईंटें कौन से काल की, कौन से समय की बताते हो लोग? अभी ये गुप्त काल तक पहुँचे हैं। अभी जो उत्खनन ऊपर दिखा है, उसके बाद जब जाएंगे नीचे तो वो आगे जाएंगे। चलिए, अभी हम ये टीला ये देख सकते हैं। हाँ, चलेगा तो चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये बोर्ड देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने सूचना भी लगाई है, और इस तरीके देखिए यहाँ पर अभिनंदन भी किया है, स्वागत भी किया है। इनके समिति का जो है वो नाम लिखा गया है। सारे के सारे माननीय सदस्य जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर स्वयं जितेंद्र राव सर और आप मान्यवर लक्ष्मी चंद पटेल साहब जी है। तो ये दोनों भी यहाँ पर उपस्थित है, और इस तरीके के प्रति हमें यहाँ पर जानकारी जो है वे देने वाले, और हम भी इसका जो अध्ययन है वे आपके सामने रखने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर ये ईंटें देखिए, हमने यहाँ पर देवदा में जो ईंटें देखी तो वो थोड़ी सी चौड़ी देखी, और ये जो ईंटें आप देख पा रहे हो ये थोड़ी पतली है। जैसे इन्होंने बताया कि गुप्त काल की है, तो गुप्त काल की ईंटें हैं, और लगभग ये 7 से 8 इंच इतनी लंबी होती है, और चौड़ी लगभग 4 से 5 इंच की चौड़ी होती है। तो ये ईंटें आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये टूटी अवस्था में आपको दिखाई दे रही, और ये टीला एक देख सकते हो स्तूप ऐसे पूरा सर्कुलर आकार में दिखाई दे रहा है। और इसके मध्य में देखेंगे क्या अवशेष मिले हैं, और यहाँ पर यहाँ के स्थानिक क्या कहते, और जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले वे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हाल फिलहाल लोग आते रहते हैं सर? हाँ, हमेशा यहाँ लोग आते हैं, और लोगों का जमावड़ा भी रहता है, सबका आस्था भी है जी। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर दीवार देखिए, एक मोटी दीवार है, और इस मोटी दीवार की परत जो है आपको दिखाई देगी। यानी यहाँ पर एक कक्ष जो है इसके ऊपर वो बना हुआ था, जो गुप्त समय में बना हुआ था। और ये जो ईंटें जोड़ने के लिए देख सकते हो यहाँ पर आपको निशान जो है इसके दिखाई देंगे, हालांकि ये बाद में हुआ होगा। आइएगा, यहाँ पर ये दीवार है, और इस दीवार के अलावा यहाँ पर ये मार्किंग किसने की है सर? ये पुरातत्व विभाग ने, ASI ने जी खुदाई की है, शुभारंभ किया था उसी का। जी देखिए यहाँ पर एक पेडेस्टल दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर पत्थर में है।
ये अंदर है इसके। अंदर है इसके। आइएगा, ये दीवार देखते हैं। उसके नीचे दरवाजा है, ये जहाँ हम लोग खड़े हैं जी 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 अंडरग्राउंड एक वो है गैलरी। जी जी, अंडरग्राउंड गैलरी है। ये पेडेस्टल है पूरा इसका, स्मारक का कमरा है। कमरा के चारों तरफ ये गर्भगृह बोलते हैं इसको। ये गर्भगृह है और गुप्त काल का गर्भगृह है। शायद से इसके नीचे और स्मारक जो है वो दबा हुआ है, या फिर जैसे स्तूप। हाँ 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 अच्छा सब आपका बना लीजिए सर। जी, आइएगा, गया बाबा आइए। हाँ हाँ जी, ये लगभग 1.5 फीट बाहर आया हुआ है और बाकी अंदर और दबा हुआ है। इसे यहाँ के स्थानिक लोग शिवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, कन्हैया बाबा कहते हैं। कन्हैया बाबा, कन्हैया बाबा के नाम से इस स्थल जो है प्रसिद्ध है। अच्छा, तो इसका तात्विक है कि मध्य का स्तंभ। जी जी, पुरातत्व के विशेषज्ञ बताते हैं कि ये मध्य स्तंभ के रूप में मध्य इसको- स्तंभ हाँ, के रूप में। इसको रखा गया है। अच्छा, जब ये स्तूप बनता था तो बनाते समय मध्य में इसको रख करके खांचा बनाते थे सब, तो उसको रोकते थे, बनाते थे स्तूप। अच्छा ऐसा पुरातत्वविद का कहना है। अच्छा। जी तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो हम देख पा रहे हैं, ये है स्ट्रक्चर जो है, ये थोड़ा सा और हम इसके 1-2 फीट अंदर का देख पाते तो हम एग्जैक्टली आपको बता देते ये एक्चुअल में स्तंभ है या फिर ये लिंग है। क्यों, और इतना बड़ा जो ढांचा है, हम जिस ढांचे के ऊपर हम खड़े हैं, ये ढांचा मूलतः किस आधार पर बिठाया गया है, फिर गुप्त काल में इसे किस आधार पर बनाया गया है पता चलेगा। और इसके नीचे कुछ और है, ये जो ऊपरी स्तूप है जी, और स्ट्रक्चर भी है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर मिला है। उसका हम वीडियो आपको शेयर करेंगे। जी 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 जब उत्खनन हुआ था जी, उस समय हम लोग वीडियो बनाए थे और आपका उसमें बयान भी था। जी जी। अभी आपने पूछा कि साक्ष्य क्या है, हाँ तो हम लोग यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप पश्चिम की तरफ लगाएंगे हाँ, तो ये पुष्करणी है, पुष्करणी तालाब है पश्चिम में। इसके सटे 7 तालाब है। 7 तालाब है। जी जी, उस समय जब हुइंगसांग फाहियान की यात्रा वर्णन में वो 7 तालाब का वर्णन है। तो एक तालाब पश्चिम की तरफ, दूसरा तालाब ये दक्षिण की तरफ, और तीसरा तालाब थोड़ा सा पूरब की तरफ है, और चौथा तालाब ये आपके बगल का है। अच्छा, इसके इर्द गिर्द जो है 4 तालाब अगल बगल है। और जी। 3 तालाब, एक इसके और आगे है, एक जिधर से हम लोग आए हैं दक्षिण तरफ से वो एक तरफ है, और एक इस साइड में उत्तर साइड में है। अच्छा, तो यहाँ 7 तालाब, 7 पुष्करणी आज भी विद्यमान है, जो देखने को मिलता है, जो साक्ष्य है। जी जी जी, ऐसे उसी साक्ष्य के आधार पे कि ये जो स्तूप स्थल है, और बुद्ध विहार के अवशेष और तालाब। यहाँ पर हाल ही में किए गए उत्खनन की रिपोर्ट पुरातत्व विभाग द्वारा साझा की गई है, जिसमें यहाँ पर मौजूद काले पत्थर में बने संरचना को आधिकारिक तौर पर शिवलिंग घोषित किया गया है, लेकिन इसे रामग्राम साबित करने हेतु अब तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस पुरातात्विक स्थली के साथ साथ नेपाल के भवानीपुर को भी देवदा के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि दोनों स्थलों पर जो साक्ष्य मिले हैं वह देवदा और कोलियों के स्थान की पुष्टि करने हेतु पर्याप्त नहीं है।